हेलो एवरीवन। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे 20 जून के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के आपके एग्जाम एनालिसिस करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले थे, जिस स्टूडेंट का आगे एग्जाम होने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और जिसका हो चुका अपना आंसर के लगा सकते हो। पहले हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड तो आपको मैं करा चुका हूँ। इसमें हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट, पहले थर्ड शिफ्ट फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। अगर जिसने फर्स्ट और सेकंड देख लिए होंगे आप सीधे थर्ड शिफ्ट देखने के बाद स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 2025 के ग्रैमी अवार्ड में बियोंसे ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने किस एल्बम के लिए जीता है? तो काउबॉय कार्टर के लिए। नेक्स्ट है, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो ना लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ भी इसको ले सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे तो आप सुपर चैट कर सकते हो, मजाक कर रहा हूँ यहाँ, कोई सुपर चैट मत करना, आपको दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ लिख देना मेरे व्हाट्सएप नंबर में, 5 से लेकर आपको 20 जून तक के आपको मैं सारे आपको भी सब पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एक ही में वीडियो बहुत लंबी है, कम से कम 250 पेज है, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी करा रखी है, अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो भी देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके पास नहीं, जो पहली बार जुड़े हैं वो लिख लो 8475927328, ठीक है। 8475927328, इस पर आप मुझे पीडीएफ करके मैसेज कर देना, ठीक है। फिर क्वेश्चन, विशाल स्नानगार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ये पाकिस्तान स्थित सिंध है मोहनजोदड़ो में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों के सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। फिर पूछा गया जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तीसरी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रखा है, तो उत्तरी मैदान। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? ठीक है, स्टेट पूछा है तो गुजरात हो जाएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा होगा तो अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। खोंगजोम नृत्य किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का। अगला है, 2025 में दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या था? तो इसका था एकजुटता, समानता और स्थिरता। भारतीय सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और आपके जो है आंदोलन हो गया, सत्याग्रह हो गया और विद्रोह से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। मंत्रिपरिषद की रचना और कार्य क्या है? तो राष्ट्रपति को उनके कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देना, यानी एडवाइजरी करना, ये आर्टिकल 143 के तहत करते हैं। और राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है कि इनकी एडवाइस ले या नहीं ले, ये आर्टिकल 74 के तहत भी है, जिसमें एक एडवाइजरी यानी मंत्रिपरिषद होते हैं जो राष्ट्रपति को एडवाइस करते हैं। अगला है, फिर भारत में काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। 1854 का शिक्षा नीति की घोषणा किसने की थी? तो अनाउंस किसने की थी एजुकेशन पॉलिसी? तो ये था चार्ल्स वुड, ठीक है। इसे वुड स्पेच के नाम से भी जाना जाता है। वुड स्पेच को 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा पेश किया गया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा भी, ये भी याद रखना, मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ये भी एग्जाम बनता है। ISF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जर्मनी करेगा। आर्टिकल 59 का संबंध किससे है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है। अगला है, फिर 2025 के मार्च महीने में भारत सरकार ने कितने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये कर रखे, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो 156, ठीक है, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के कुल हेलीकॉप्टर है 156। खरीदने वाली संस्था है रक्षा मंत्री एंड डिफेंस मिनिस्टर, और ये जो आपके ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसमें जो खर्च होगा 62,700 करोड़ रुपए से अधिक है इसमें। और भारतीय वायुसेना को मिलने वाली हेलीकॉप्टर 66, इंडियन आर्मी को 90, और अनुबंध पर हस्ताक्षर की तारीख हुई थी 28 मार्च 2025 को हुआ था। और सप्लाई शुरू होने का समय अनुबंध के तीसरे वर्ष से, और पूरा होने का समय है अगले 5 वर्ष यानी 2030 तक। विशेषता यह है कि हेलीकॉप्टर उच्च ऊंचाई पर लड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर संविधान की नवी अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो ये भूमि सुधार से। और प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा नवी अनुसूची को इसमें शामिल कानून को मौलिक अधिकार का उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचने के लिए जोड़ा गया था। ये भी एग्जाम बन चुका है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचने के लिए जोड़ा गया है। ये आपका जोड़ा गया था, नवी अनुसूची में जोड़ा गया था, और ये था आपका प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत।
ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है आपका, ठीक है। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ ले लेना, आपको पीडीएफ में आप मैसेज कर देना, ये तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं लगी इसकी। एक क्वेश्चन आपको बना था योजना आयोग से, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन बना था, देख लो आप। देखो भारत के जो है पहले योजना आयुक्त थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, आयुक्त पूछ रहे हैं यहाँ पर। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें 1950 में आयोग की स्थापना के समय भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वैसे जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अभी उसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग हो चुका है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, का संक्षिप्त नाम है इसका। और इसमें जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसे क्या कर दिया, नीति आयोग के रूप में से लाया गया है, ठीक है। और इसकी जो प्राथमिकता उद्देश्य है, भारत सरकार को राज्य शामिल करके नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के माध्यम से रणनीतिक और तकनीकी सलाह पर प्रदान करना, यह सहकारी संवाद के माध्यम से ऐसा करता है। फिर देखो ऐसा यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो ये आपके हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के, ये भी आए थे, मुझे लगता है कि रिपीट क्वेश्चन है, तो हर्ज है। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो 2020 में किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा भारत के अनुवांशिक विविधता का मानचित्रण करने के लिए 20 संस्थाओं के सहयोग से शुरू किया गया था। प्राथमिक उद्देश्य था अनुवांशिक विविधताओं की एक व्यापक सूची तैयार करना, जो भारतीय जनसंख्या की अद्वितीय विविधता को प्रतिबिंबित करे। फिर क्वेश्चन देखो, ये तो खैर मुझे लगता है कि ये आपके कम से कम 10 या 12 शिफ्ट में बन चुका है, और आसान से क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सभी का होगा। देखो पेपर सेट करने वाला बनाता भी ऐसी है, ताकि जो है अगले बार स्टूडेंट जो है फॉर्म भरें, क्योंकि पता है कि करोड़ों फॉर्म जाते हैं। अगर वो टफ बना देना, अगले बार कम से कम जो होंगे उसमें से 25% तो फॉर्म भरेंगे नहीं, या वो कहेंगे यार इतना टफ है, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो एग्जामिनर सेट ऐसा करते हैं ताकि जो उसमें सभी लगभग लगभग आप देख रहे हैं, जो बंदा थोड़ा भी तैयारी करेगा वो कह रहा है यार मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता तो मेरा एग्जाम निकल जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन वो डाल के डालता, कम से कम वो सेट करता है 45% ऐसा सेट करता हो जिसने हल्का फुल्का भी जिसे पढ़ रखा है, 6 महीने से तैयारी कर रखी है या 4 महीने से कर रखी है, तो उसका भी आराम से जो है 45-50 नंबर जाता है उसमें। फिर चलता है कि यार तुमने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, कितने प्रीवियस क्वेश्चन लगा रखे, कितने आपने टेक्स्ट बुक लगा रखी है, उस पर डिपेंड करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो ये रहता है आपका, ये पूछा गया था कंट्रोल प्लस एस, तो ये एग्जामिनर का माइंड सेट होता है। तो आपको इस हिसाब से एग्जाम की तैयारी भी करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट 4 साल के जरूर देखे जाएं, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो। ये तो खैर आपका एग्जाम आप 24 तारीख को खत्म हो जा रहे हैं, अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करो तो ये याद रखना कि लास्ट के 4 साल, ज़्यादा नहीं, 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न क्या है उसका वो देखो, एक कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहा है अधिकतर, ठीक है। बजट से संबंधित क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, तो ठीक है। तो ये देख लेते हैं हमने, आप देख लिया अब थर्ड शिफ्ट के। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, जिसने देख लिए होंगे अब फर्स्ट और सेकंड तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बाकी मैं आपको फर्स्ट और सेकंड के पे करा देता हूँ। आप 20 जून फर्स्ट शिफ्ट। दोस्तों अगर आप पहले बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको एनटीपीसी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या जीके हो या करंट अफेयर हो, जो भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, तो ये भी आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये भी एग्जाम बन चुका है आपके एनटीपीसी 2025 के, दोबारा बने हुए हैं। फिर आपका है 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 86 में कांग्रेस का अध्यक्ष किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी। ये भी आपके हर शिफ्ट में बन रहा है, तो इसको भी आप जरूर देख लें। ये मैंने आपको सभी करा, हर बार करा रहा हूँ, तो इसको आप पढ़ लो, मैं इतने बार नहीं करा सकता हूँ, अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो 885 में देखो वीएम चंद्र बनर्जी, मैं आपको कुछ 4-5 करा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद 886 है, ये आपको याद करना है, दादा भाई नौरोजी। और फिर आपको ये भी याद करना है 887 से बदरुद्दीन तैयबजी, क्योंकि प्रथम मुस्लिम थे और मद्रास में हुई थी। और यहाँ पर 88 तक तो आपको याद करने करने, ठीक है, 88 तक यहाँ पर जॉर्ज वेल प्रथम अंग्रेज थे जो अध्यक्ष थे, ठीक है। और भारत में पहली बार जो महिला ने इसमें भाग लिया था 889 की मुंबई में लिया था। बाकी आपको पढ़ना तो खैर सभी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी छोड़ना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप आप देख लें, यहाँ पर है 1996 का 1996 पहले बार यहाँ पर जो हमारा गीत गाया था, यानी नेशनल सॉन्ग, कमेंट में जरूर बताना अगर आपको पता है कि हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, यानी राष्ट्रीय गीत क्या है। नेशनल एंथम अलग है, ठीक है, राष्ट्रीय गान अलग है, नेशनल एंथम ये नेशनल सॉन्ग है। तो ये गाया गया था कोलकाता में, इस वक्त है एम रहमतुल्लाह सयानी, 1896 में ये गाया गया था, ठीक है। इसके बाद देख लो आप आगे। और पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था 1901 में कोलकाता में। फिर 1900 यहाँ पर 5 का इंपॉर्टेंट है, बंगभंग आंदोलन का समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में हुआ था। और 1906 में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था। 1905 में 1906 में फिर स्वराज शब्द का पहली बार कब प्रथम बार यूज किया गया था, अध्यक्षता द्वारा किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना भी इसी में हुई थी, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में। और पूर्ण स्वराज किया गया था 1929 में, उस वक्त मोतीलाल नेहरू, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू तो 1919 में थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। 1907 में सूरत
में हुआ था रासबिहारी घोष, और कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी नरम दल और गरम दल दो में यहाँ पर डिवाइड हो चुका था। 1908 और फिर उसके बाद 1909, 1910 और 1909 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो पृथक बार निर्वाचक विरोधी हुआ था, ठीक है, विरोध किया गया था यहाँ पर, क्योंकि 1909 से पहली बार जो मुस्लिम को यहाँ पर वो मिला था रिजर्वेशन। 1911 ये इंपॉर्टेंट है, इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम अलग है, नेशनल सॉन्ग अलग है। आप मुझे बताना, दो के दो बताना अगर आपको पता है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 1911 में। 1912 में इंपॉर्टेंट है, RN मालुलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, और AO ह्यूम को इसमें कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था, ठीक है, 1912 में। बाकी देखो फिर 1916 इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में हुआ था, और AG मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, और कांग्रेस में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और गरम दल और नरम दल दोनों केस में मिलन हो चुका था, ठीक है, दोनों यहाँ पर मिल चुके थे। फिर 1907 में डिवाइड हुए थे, अलग हुए थे 1907 में, और 1916 में साथ आ गए थे। फिर अगला भी 1917 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम जो महिला ने अध्यक्षता की थी, और ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। फिर नेक्स्ट है फिर मोतीलाल नेहरू जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये अमृतसर में हुआ था, इस पर भी मूवी बनी थी एक, केसरी 2। फिर अगला है, बाकी पढ़ना आपको सब, ठीक है। फिर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चेतन दास की अध्यक्षता में, और सबसे कम उम्र के जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 2 बार हुआ था 1923 का, और ये 24 में पहले बार बेलगांव में हुआ था, ये महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन था जहाँ पर गांधी जी ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी इसकी, ठीक है। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू पहले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 26, 27 सही में क्या था, 27 में M अंसारी ने साइमन कमीशन का विरोध किया गया था यहाँ पर, उस वक्त अध्यक्ष हुए थे। और फिर 1929 पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव लाहौर में हुआ था। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे कराची में 1931, मूल अधिकार था राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव किया था इसमें। और इसके बाद फिर आपको याद रखना है, पढ़ने तो सभी है, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1937 ये होता है पहली बार गाँव में हुआ था फैजपुर, 1937 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सुभाष चंद्र बोस भी इंपॉर्टेंट है, फरीपुर में, और राष्ट्रीय योजना की समिति की थी इस वक्त। 1939 भी इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा में किए थे सुभाष चंद्र बोस, और बोस ने इसमें त्यागपत्र दिया था। एग्जाम बन सकता कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है जहां पर जो है बोस ने त्यागपत्र दिया था, 1939 का, और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना यहीं पर हुई थी 1939 में। फिर 40, और फिर ये भी याद रखना कि कौन सा ऐसा है जहां पर अधिवेशन नहीं हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसके कारण जो 41 से 45 के बीच में नहीं हुआ था, और आज़ादी के टाइम में दिल्ली में हुआ था राजेंद्र प्रसाद। वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो गोविंद बल्लभ पंत। 1853 के चार्टर अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे, तो 12 हो चुके थे, ठीक है, इससे पहले 6 थे, फिर 1853 में 6 बढ़ा दिए थे, फिर हो चुके थे 12। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया, किस अनुच्छेद में, तो ये है आपके 315, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। केरल का एक लोकगीत है जो अंधविश्वास पर आधारित है और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, तो यह भूटा गीत। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, धर्म महामात्र। इसरो द्वारा हाल में परीक्षण किया गया क्रायोजेनिक इंजन किस लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण में प्रयोग किया जाएगा, तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। भारतीय क्रांति के जननी के रूप में किसे जाना जाता है, तो मैडम भिकाजी कामा को। तो 11 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है, तो मुंबई शहर। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्टेट शिखर सम्मेलन 2025 कौन से शहर में आयोजित किया गया था, तो हैदराबाद में। किस मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो लेटराइट सॉइल। अगला है फिर, लोकसभा को भंग करने के लिए शक्ति किसके पास है, तो डिसॉल्व करने के लिए तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन सलाह कौन देता है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। 85 का बी में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या अपनी शक्ति का प्रयोग करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो गौतम पुत्र सातकर्णी। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट में पूछा गया था, देखो पश्चिम तट में भी काफी बार एग्जाम बन चुका है आपका, ये आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे, आपको सभी कराता हूँ मैं। देखो एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये उड़ीसा में है, तुतिकोरिन, ये सब आपके कहाँ है, वेस्ट साइड में, आपके ये नहीं है, ठीक है, ये आपके पूर्व साइड में है।
अब पश्चिम साइड देख लो, कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, ये सब वेस्ट साइड में, मोर्मुगुआ गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक और कोचीन केरल में। आप देख रहे हैं कि एग्जाम में क्या पूछा गया था। और जवाहरलाल नेहरू या नवा सेवा महाराष्ट्र में। राजस्थान के अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, तो बरखान। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो स्थानीय शासन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। फिर कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है, यानी जो क्लासिकल डांस है, कितने 8 हैं। और ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो एक कृष्णा जिले में स्थित है। ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। पुरुष एकल यूएस ओपन 2024 किसने जीता है, तो ये जीत रखा है जैनिक सिनर ने। ठीक है, और ये हरा किसको रखा है, टेलर फ्रिडेज को। ठीक है, और 2024 में अगर महिलाएं पूछेगा फीमेल में, तो आरिना सबालिका इसने जीत रखा, और हराया किसको है, जेसिका पेगुआ। ये भी आपको याद रखना फीमेल में। फिर है लैंडलॉक पूछा गया है, यानी वह देश जो पूरे तरह से स्थलरुद्ध है, यानी लैंडलॉक है, जिसकी सीमा भारत से लगती है, वो कौन सा देश है। देखो ये भी आपको आई थिंक मुझे लगता है बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। मुझे लगता है कि नेपाल आपका एग्जाम था, अगर आपका एग्जाम था तो बताने के ऑप्शन में क्या थे। और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ऐसे हैं जो आपके लैंडलॉक हैं। हाल ही में हुई झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM को कितने सीट मिले हो गए यहाँ पर। ठीक है, सीट मिली थी JMM को 34 मिले थे यहाँ पर। जाइलम ऑफ फ्लेमिंग क्या है, तो ये संवहनी ऊतक हैं। जाइलम ऑफ फ्लेमिंग जो पौधे में पाए जाने वाले 2 प्रकार के संवहनी ऊतक हैं। जाइलम पानी और खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भाग में तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो वो इसका था समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त और सक्षम कानून सेवाएं प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर न्याय से वंचित न रहे। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम मुकदमों पूर्व सुलह समझौते को प्रोत्साहित करता है और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करता है। ठीक है, 2002। फिर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले गैस कौन से हैं, तो फ्रीऑन गैस रेफ्रिजरेटर में भी होती है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आपके बन चुका है 2 से 3 बार। फिर आज आपके फिर रिपीट हो रखा है। गिनी गुणांक का संबंध किससे है, तो ये आय या धन की असमानता से है। किसी देश या क्षेत्र में लोगों के बीच आय या धन के वितरण में असमानता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और गिनी गुणांक के सांख्यिकीय उपाय हैं जो 0 से लेकर 1 के बीच में माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि 0 से 1 के बीच में माना जाता है। ठीक है, इनमें से किसके लिए टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। मैं टच स्क्रीन आई थिंक ये कि कौन सा होता है, देखो टच स्क्रीन जो होता है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ये मैंने आपको कराया हुआ था, अगर आप मेरी अगर पूरे पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो मैंने आपको ऊपर बता दिया सब कुछ कैसे मिल जाएगी आपको। और बाकी देखना मैंने आपको सभी करा रखे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको मैंने नहीं कराया होगा। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं यार, अगर आपने एनालिसिस भी देख रहे हो ना, फिर भी आपका अगर थोड़ा बहुत आपका माइंड वहाँ पर एक्टिव ज़्यादा है ना, तो आप आराम से कर लोगे। फिर पूछा गया देखो कंप्यूटर में किसी फाइल को रीनेम मैंने नाम बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो उस फाइल पर राइट क्लिक करके रीनेम विकल्प का चयन करना या फिर फाइल को सिलेक्ट करके F2 दबाना। इसके बाद आप नया नाम टाइप करके इंटर दबा सकते हो। ठीक है, ये होता है। आई थिंक मुझे लगता है वहाँ शॉर्ट में होगा आपका। अगर ये होगा कि आपको मैं पूरा इसलिए करा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको वहाँ क्लिक कर पाओगे ना, तो आप आंसर के तक पहुँच सकोगे, इसलिए आपको मैं थोड़ा बहुत ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो खैर कंप्यूटर तो आजकल सभी चलाता है, लैपटॉप तो सबको पता होगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से एक क्वेश्चन बना था। देखो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, ये 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जिसका उद्देश्य क्वेश्चन बना था कि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है मैं कोई अपने मन से नहीं रखता हूँ, जो मुझे स्टूडेंट क्वेश्चन भेजता है मैं वही रखता हूँ। अगर आपका एग्जाम था तो बताना। भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था। इस एक्ट के तहत सरकार को किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करने के रोकने का अधिकार था, और यदि कोई समाचार पत्र इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसकी प्रेस और प्रिंटिंग मशीनरी जब्त की जाती थी। और इस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ये भी याद रखना, किसने, उस वक्त गवर्नर कौन था, वाइसरॉय लॉर्ड लिटन। और इसे भारतीय प्रेस स्वतंत्रता पर एक गंभीर हमला माना जाता था। अब इसके देख लेते तो कुछ हम किसके प्रावधान क्या थे। देखो इसमें तो क्या था, सरकार से सेंसरशिप का अधिकार था। इस एक्ट में सरकार को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र की सामग्री को सेंसर करने का अधिकार दिया गया था। सबसे पहले तो आपको देखना है कि हुआ था 1878 में, गवर्नर कौन था, लॉर्ड लिटन। ठीक है, फिर क्या था, सरकार को सेंसरशिप का अधिकार था। दूसरा जमानत और जब्ती, यदि कोई समाचार पत्र राजद्रोही सामग्री प्रकाशित करता पाया जाता है तो उसे पहले चेतावनी दी जाती थी, और यदि वह चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरता था तो उसकी प्रेस और प्रिंटिंग मशीनरी को जब्त कर लिया जाता था।
तीसरा, न्यायालय में अपील, यानी इस एक्ट के तहत सरकार के फैसलों के खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकती थी। ऐसे वक्फ बिल है ना, उसमें भी अगर पहले अगर प्रावधान देखोगे तो उसमें अगर आपकी अगर सपोज वक्फ में अगर कोई ज़मीन निकल गई तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते थे। ये 2013 में उसमें बिल आया था, तो वही इसमें भी था, इसमें भी। ठीक है, अभी उसको खैर हटा दिया, वक्फ बिल 1923 को निरस्त कर दिया गया है। ये भी एग्जाम आपके बन चुके हैं वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड बिल के बारे में। फिर देखो वन क्लोज एक्ट के ये प्रभाव क्या पड़े थे इसके। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का दमन हो चुका था। इस एक्ट के भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया गया था और सरकार के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले समाचार पत्र को चुप कराने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस एक्ट के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष और आक्रोश बढ़ा, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिला था। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना क्या, लॉर्ड रिपन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, यानी 1878 में ये लाया गया था एक्ट, और ये 82 में से निरस्त कर दिया गया था। निरस्त कर दिया गया था 82 में। तब यह भारतीय प्रेस स्वतंत्रता आंदोलन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ चुका था तब तक ये। ठीक है, कि 4 साल तक ये किया था उन्होंने। अब देख लेते हैं हम सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड करा चुका हूँ, आप देख लेते हैं आपके सेकंड शिफ्ट में क्या बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी 2024-25 सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है। तो विदर्भ ने। मैं आपको थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिसने नहीं देखी मैं उसको दोबारा करा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको पहले और सेकंड का करा चुका हूँ, उसको देखना आप आराम से, वहाँ मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ भी मैं आपको समझाने को आराम से समझा रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें विदर्भ ने, ये एग्जाम आपके इससे पहले बन चुका है। ये क्वेश्चन बना था कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का सीजन में जो विदर्भ की टीम के कैप्टन कौन थे। वो थे अक्षय थे। ठीक है, अक्षय वड़ंकर। और ये जीत रखा है कि ये मैच हुआ था, ड्रॉ हुआ था, लेकिन बाद में क्या है, पहली पारी में विदर्भ ने ज़्यादा रन बनाए थे, तो इसकी वजह से उन्हें जीता घोषित कर दिया था। मैकमोहन रेखा किसके बीच में, तो भारत और चीन के बीच में। 1914 में जो सीमा समझौता हुआ था, यानी शिमला समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, तो उसे तिब्बत के बीच तय किया गया था, तिब्बत बॉर्डर। लेकिन तिब्बत तो अभी किसके पास है, चाइना ने कब्जा लिया था 1962 में। तो चीन इस समझौते को नहीं मानते हैं। अगर मानता है तो क्योंकि तिब्बत उसको देना पड़ता है, तो वो क्योंकि इसने तिब्बत कब्जा रखा है तो वो नहीं मानता इस एग्रीमेंट को। ठीक है, सीधे सीधे यही कारण है। 1905 में सरोजिनी नायडू ने किस कविता संग्रह को प्रकाशित किया था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड को किया था। ठीक है, थ्रेशोल्ड। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया था। तो निजामाबाद, नई दिल्ली में। चुनाव आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आर्टिकल 324। ठीक है, 324। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो देखो कब की गई थी, कितने बार एग्जाम बन चुका है, 31 दिसंबर 1600 में, और ये साई चार्टर द्वारा किया गया था। धोलावीरा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना ने 16 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन के तहत अरब सागर में मिशन को अंजाम दिया था। तो ऑपरेशन ये था संकल्प। कौन सा आंदोलन 20वीं सदी में नहीं है। तो 20वीं सदी में देखो आपका ऑप्शन आई थिंक कोका आंदोलन भी था, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो होने को तो खैर कितने, आपको 4 ही ऑप्शन देगा, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा जाएगा। तो कोका आंदोलन था, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपका एग्जाम था तो बताना कि कौन सा था करके। ठीक है, और मुझे तो खैर स्टूडेंट ने जो बताया, मैं आपके अनुसार बता रहा हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट ने दिया था, एक जो बच्चा दिया था उसने दिया था मुझे, तो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप बताना कि क्या पूछा गया था अगर आपका एग्जाम था तो। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में किस फसल के लिए 6 वर्षों की योजना की घोषणा की है। तो ये पल्सेस, तो दालें। इसमें जो मुख्य कारक है, जो फोकस है, तूर, अरहर, उड़द, काला चना और मसूर, लाल मसूर, इस पर फोकस किया गया है। फिर भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में भारतीय तटरक्षक बल नौसेना विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो 9, ये कर रखिए 9,676.70 करोड़ रुपए। ये भी आपको याद रखनी है, बजट से क्वेश्चन बन रहे हैं तो बजट पढ़ के जाना। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है, यानी आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करना है। तो ये देखो, ये भी एग्जाम में पहले बन चुका है आपका, दोबारा फिर बना है। तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ में, 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 6 से उत्तर तक है। और वही देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक ये फैला हुआ है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर। यह देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में लगभग 3214 किलोमीटर है, और वहीं पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट है 2933 किलोमीटर। ये एग्जाम में बन चुका है आपका। 11 क्वेश्चन, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकुक शब्द क्या अर्थ है। तो यह बाहरी लोगों से है, मतलब है। ठीक है, जब आपको पता है कि ये पहले क्या है बात है, क्योंकि विद्रोह से आपका काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो को विशेषकर क्या था, आदिवासी क्षेत्र में क्या करते पहले से,
जो बाहरी लोग आते थे ना, जैसे व्यापारी हो गया, साहूकारी, ब्रिटिश शासक, ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो आदिवासी समुदाय के शोषण और उत्पीड़न में उत्पीड़न ना हो। ठीक है, ये शामिल है ताकि जो उनका उत्पीड़न ना हो, इसलिए वो बाहरी लोगों से संबंधित ये क्वेश्चन है, ये मतलब दिगो शब्द है। अभी भी आप देखते होंगे जैसे छत्तीसगढ़ ये साइड आप देखते होंगे ट्राइब एरिया है, वो अभी भी जो है वहाँ पर जो नक्सली बोलते हैं जिनको ना, है तो खैर वो भारत के हैं, लेकिन वो क्या करते हैं अपने इलाकों को बचाने के लिए वहाँ बाहरी लोगों को नहीं आने देते हैं। तो अभी भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के कुछ इलाके अभी भी वहाँ इस टाइप के देखने को मिलते हैं। कौन सा पीर पंजाब पर्वतमाला भारत स्थित नहीं है? तो बताना आपको विच पासेस लोकेटेड ऑन द पीर पंजाल रेंज। तो बनिहाल है, और बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो सिंधु भैरवी कर्नाटक का संगीत का राग है। अगला पे किस देश के साथ भारत स्तरीय सीमा साझा नहीं करता है? विच विद द विच कंट्री इंडिया डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर। तो लैंड बॉर्डर किसके साथ नहीं करता? श्रीलंका के साथ। ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था, ऑप्शन आपका श्रीलंका था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो देखो इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन और बना है कि इनमें से कौन सा स्तरीय सीमा साझा नहीं करता पूछा गया था, तो उस वक्त था मालदीव, आज पूछा है श्रीलंका। ठीक है, अगले MS वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+F का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइंड के लिए। Ctrl+F का मतलब क्या होता है? फाइंड यानी खोजना। किसी भी दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द या वाक्यांश के लिए खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, या किसी फाइल को खोजने के लिए Ctrl+F का यूज किया जाता है। फिर CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसे ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपने बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को भी स्टूडेंट को। निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य है? ये भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे कि ऑप्शन में क्या दिए गए थे। एक क्वेश्चन और है आपका, निम्न में से कौन सी लवणीय जल की झील है? तो ये भी आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लवणीय झील है ना भारत में, वो साबर झील है, वो आपके यहाँ राजस्थान में। ठीक है, साबर झील जो सबसे बड़ी है। ऐसे उड़ीसा में भी है, चिल्का लेक भी है। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में आपके क्या थे। ठीक है, तो ये थे आपको तीनों शिफ्ट के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। और PDF के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, आपको मिल जाएगी क्योंकि 24 तारीख को आपको लास्ट एग्जाम होने वाला है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने शेयर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को। ठीक है।